माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। माइक ऑन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा करने के जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभापति महोदया, इस देश के विकास के लिए जो दो सबसे प्रमुख स्तंभ है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। मैं माननीय आसन का और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि बजट में कल स्वास्थ्य मंत्रालय का और आज शिक्षा मंत्रालय, कल शिक्षा मंत्रालय का और आज स्वास्थ्य मंत्रालय पर चर्चा करा के उन्होंने बता दिया कि इन दोनों विभागों को कितना महत्व यह सरकार देती है। माननीय सभापति महोदया, मैं बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूं और अगले वर्ष पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके बावजूद 2014 तक अगर आप देखें तो इस देश में मेडिकल शिक्षा इतनी पुरानी है, उसके बावजूद भी 2014 तक केवल 8,01,000 डॉक्टर ही इस देश में रजिस्टर्ड थे और यह बताता है कि कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह से मेडिकल शिक्षा को नेग्लेक्ट रखा है। अध्यक्ष महोदया, अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज 706 मेडिकल कॉलेज इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुले हैं। 2014 में 51,348 सीटें थी, आज यह बढ़ करके 1,08,940 हो चुकी है। अर्थात मेडिकल शिक्षा में 112% सीटों की बढ़ोतरी हुई है, पीजी में 127% की बढ़ोतरी हुई है। मैं यह भी आपको बता दूं सभापति महोदया, जो ये 51,000 का आंकड़ा दिख रहा है वह दरअसल 30,000 रहता। यह अभी जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उस समय 2009 में वो हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मैं भी उसका सदस्य था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री नड्डा जी भी उसके सदस्य हुआ करते थे और यह उस हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था कि प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो 1:1 के बदले 1:2 किया जाए और इसके कारण ये जो 51,000 सीटें वह थी। यूपीए सरकार ने कभी भी मेडिकल कॉलेज खोलने पर ध्यान देने बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय जेपी नड्डा जी पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हम हर बड़े जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और यह कितने वर्षों से भोरे कमेटी का आज़ादी से पहले का रिकमेंडेशन था कि 50 लाख पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर कभी यह माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद ही यह निर्णय हुआ और इसके कारण केंद्रीय सहायता से आज 157 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 75 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स और 22 एम्स के खुलने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार आज हम देखने को मिल रहा है। WHO ने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि प्रत्येक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, पर यह यूपीए तक के राज्य में यह एक चिकित्सक पर 1,600 आबादी का बर्डन था। आज हम WHO का मापदंड भी पार कर चुके हैं। आज एक 864 की आबादी पर ही एक डॉक्टर उपलब्ध है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे बजट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर 4,108 करोड़ रुपए दे करके वित्त मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता बताई। अभी मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा नहीं है। मैं उनको बता दूं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 63% की वृद्धि इस बार हुई है, लेकिन इसके साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हर राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि आप कम से कम अपने बजट का 8% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस देश के जो 4 राज्य जो सबसे कम पैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं वह पंजाब है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। वहाँ किसकी सरकारें हैं मुझे बताने की इसकी आवश्यकता नहीं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी
मोहल्ला क्लिनिक की बात कहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार कर रहे हैं, वही इस देश में अगर कोई राज्य सबसे कम पैसे स्वास्थ्य पर खर्च करता है तो वह राज्य पंजाब है। और वही बिहार, जो आमदनी के दृष्टि से सबसे पीछे का राज्य है, वह नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुरूप न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करता है, बल्कि आज मेरे ही अल्मा मैटर पटना मेडिकल कॉलेज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल 5462 बेड का अस्पताल पटना में खुल रहा, और वह पूरा राज्य सरकार के पैसे से खुल रहा। और यह बताता है कि जो एनडीए के जो सरकार जो है वह कितने स्वास्थ्य पर संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी ने जो दूसरा 2014 में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया वह मिशन इंद्रधनुष था। हमारे गांव के बच्चों का टीकाकरण में बिल्कुल छूट जाता था, उसका मुश्किल से 44% ही, हम बात तो यूआईपी कर रहे थे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, पर केवल 44% ही बच्चे थे जो कि जिनका पूर्ण इम्यूनाइजेशन हुआ था। पर माननीय नड्डा जी ने मिशन इंद्रधनुष का जो इनिशिएटिव लिया, उसका नतीजा हुआ कि जो पिछड़े ब्लॉक थे, पिछड़े जिले थे, उन पर अलग से बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान दिया गया, और आज यह आंकड़ा 44% से बढ़कर लगभग 82% हो गया है। और अब जो ये डिजिटल यूविन प्लेटफॉर्म आया है, इसमें 94% बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन बच्चों को रोगों से बचाने के, रोकथाम करने के लिए जो यह सरकार का निर्णय है, उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सरकार का जो तीसरा सबसे बड़ा निर्णय रहा वह आयुष्मान भारत का था। 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात केवल भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकती है, क्योंकि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के ही सिद्धांत की बात की, और हम सब उसी सिद्धांत पर चलते हैं, और अंतिम गरीब व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सके, इसके लिए हम लोगों ने यह आयुष्मान भारत पीएमजे योजना को लागू किया। आज 3 करोड़ लोगों के द्वारा लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, और यही 3 करोड़ लोगों की दुआएं हैं जिन्होंने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका इस देश की जनता ने दिया है। वही कांग्रेस ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है सभापति महोदया, लगातार वह तीसरी बार डबल डिजिट में उनके सांसद जीत के आए हैं, और यह ऐसा अनूठा रिकॉर्ड है जिसके लिए हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत खुश दिखते हैं, बहुत उत्साहित दिखते हैं। उनका जोश और जज्बा देख करके लगता है कि यह डबल डिजिट आने से कितना खुश हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव डबल डिजिट में रहे, जिससे आपका यह जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रहे। सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2013-14 में जो बजट स्वास्थ्य का महज 27,145 करोड़ का था, वह आज लगभग 91,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सुविधाएं दे रही है। हम सब जो मेडिसिन की बात करें, हम सब बहुत सारे मेडिसिन जो भारत में नहीं बनते उन पर हम कस्टम्स ड्यूटी में रिबेट करते हैं। इस बार का भी जो बजट है उसने जो कैंसर के 3 ड्रग्स पर छूट दिया है, इससे 27 लाख कैंसर के मरीजों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और ख़ास करके ये जो कैंसर के मेडिसिन हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर के बिलियरी कैंसर से पीड़ित रोगियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार इस बजट में एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स को जो कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रावधान किया है, इससे एक्सरे, सिटी स्कैन, कैथलैब्स तो सस्ते होंगे ही। भारत का जो यह माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अभी जब तक हम ये ट्यूब्स नहीं बना रहे हैं तब तक इनको कस्टम ड्यूटी से छूट देने से भारत में बने हुए सिटी स्कैन, कैथलैब्स की मशीनें न केवल सस्ती होंगी बल्कि यह भारत में भी चिकित्सा सुविधा को सस्ता करेगा। क्योंकि एक ज़माना था जब ब्रेन हेमरेज होता था तो ब्रेन खोलने के बाद ही उसका हम लोग आर्टरी बंद कर पाते थे। आज कैथलैब्स में जा करके बिना ब्रेन ओपन किए हुए सीधे कैथेटर डाल करके हम लोग क्लिप करने का काम ब्रेन हेमरेज में करते हैं, और ये सब कैथलैब के ही माध्यम से होता है। तो ये जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स के कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है, उससे यहाँ भी मरीजों को मदद मिलेगी और मेक इन इंडिया अभियान को भी बहुत बड़ी गति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और बहुत बड़ा निर्णय था 2019 में कि उन्होंने केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों को एकीकृत कर दिया। यह इतना बड़ा निर्णय है क्योंकि
जो फार्मा जो है वह केमिकल फर्टिलाइज़र के अंडर में आता है और स्वास्थ्य सेवा बाकी सभी चीज़ें स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आती है। तो हमेशा यह कन्फ्यूजन भी बना होता था, कार्य भी अच्छा नहीं होता था। और हम कहने को तो बोलते थे कि हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, पर सही माने में हम फार्मा पैकेजिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थे। IDPL जैसी सरकारी कंपनियों को बंद करके सारे रॉ मटेरियल्स चाइना चले गए थे। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय, जो उन्होंने PLI को, फार्मा सेक्टर को PLI दिया, जो मेगा फार्मा पार्क्स बनाए, उसका निर्णय है कि हम पुनः आज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल है उसके हम अब एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर हो चुके हैं। और आज हम शान से कह सकते हैं कि हाँ, भारत फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हम जेनरिक मेडिसिन पूरे दुनिया को सप्लाई करने का काम करते हैं और इसका रॉ मटेरियल अब हमें चीन से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार सभापति महोदय, इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। आज चर्चा भी हो रही थी 0 आवर में, आज सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं, हम जंक फूड खाने लगे हैं। और इसी का कारण है कि अब एक उम्र के बाद हम 56% बीमारियां जो होती हैं वह इन्हीं सब कारणों से होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें केवल टाइप 2 डायबिटीज़ का, तो महज 50 वर्षों में जो टाइप 2 डायबिटीज़ केवल 2% को आबादी को था, आज 20% आबादी को जकड़ लिया। और इसका कारण यही जंक फूड और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 86 करोड़ 90 लाख नागरिकों का BP, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियों की स्क्रीनिंग करा के समय पे इलाज करके बहुत सारे हमारे नागरिकों को बचाने का भी, जीवन बचाने का भी काम किया है। और इसके साथ ही जो वॉक्सैलॉन, योगा, इन सबों के माध्यम से 1 करोड़ 60 लाख सेशंस हुए हैं कि भारत के नागरिक हेल्दी लाइफस्टाइल में रह सकें। इस बजट में हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि रूरल के लिए नहीं है, लेकिन 87,956 करोड़ रुपए प्राइमरी हेल्थ केयर को ही मजबूत करने के लिए दिया गया है। और 2014 में माननीय नड्डा जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में निर्णय लिया था कि हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेंगे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो लक्ष्य रखा था उससे पहले हमने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल करके आज हमारे पास 1,60,000 SHC हेल्थ वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोलने में हम सब सफल हुए हैं, जहां पे कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी इलाज हो रहा है। और इन एडिशनल PSCs में 105 दवाएं मुफ्त में मिलती हैं और 14 तरह के जांच मुफ्त में होते हैं। वहीं PSC और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में 172 दवाएं मुफ्त में मिलती हैं और 63 तरह के जांच आज हमारे नागरिकों को मुफ्त में इन सब स्थानों पर उपलब्ध है। उसी प्रकार टेली कंसल्टेशन प्रोग्राम में भी 8 करोड़ 50 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए भी मैं माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक दिक्कत की तरफ मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। वह है कि जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या CHC है, इसमें चिकित्सकों की कमी है। हम चाहते हैं कि ये जो CHC है और हेल्थ वेलनेस सेंटर है, इसमें मातृ सेवाएं दें, शिशु सेवाएं दें, सर्जन रहें, फिजिशियन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सर्जन रहें, फिजिशियन रहें, पर इन सबों के लिए हमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की ज़रूरत है। हर CHC में अगर हम देखें तो केवल 10% ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां पे ये चारों स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अब किसी भी CHC को या किसी भी अस्पताल को चलने के लिए हमें इन सब स्पेशलिस्ट की हर हालत में ज़रूरत पड़ेगी ही। हमें पैथोलॉजिस्ट चाहिए, हमें रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। अगर हम प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हैं तो हर अल्ट्रासाउंड करना ही पड़ेगा, उसका ब्लड टेस्ट करने ही पड़ेंगे। और यह मेडिकल कॉलेज के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हमें सभी डिपार्टमेंट के PGs का ख्याल रखना पड़ता है, सभी जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन का ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें जो 112 वर्ष से CPS कोर्सेज चला रही हैं, उनको रिकॉग्निशन की जो बात है उस पर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बच्चों ने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया था वह नीट PG क्वालिफाइड थे। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने उनकी काउंसलिंग करके डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लिया था और ऐसे बच्चों की संख्या 23,000
बच्चों की, डॉक्टरों की है, पर अचानक एनएमसी ने जो निर्णय लिया है उसके कारण से इनको कहा जा रहा है कि आप सीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आप स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। हम वो उस स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते हैं अगर हम इन डिप्लोमा कोर्सेज को रिकॉग्नाइज नहीं करें। और उन डॉक्टरों का तो कोई अपराध नहीं है, उन्होंने तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो काउंसिलिंग है उसके द्वारा वो लोग गए हैं। एनएमसी कभी कभी फिर से वही एमसीआई की तरफ कार्य करने लग रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उस समय भी जो भ्रष्टाचार होते थे, जानबूझ के ऐसे नियम बनाए गए थे कि मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिनका और इतना मुश्किल कर दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि न केवल गुजरात और महाराष्ट्र में बल्कि इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज को, 2 साल के कोर्सेज को राज्यों में प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे इसी एनएमसी ने एक निर्णय किया था कि अगर डॉक्टर कम है तो हम रूरल डॉक्टर्स बनाएंगे, लेकिन जो एमबीबीएस पास डॉक्टर है उसको 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है यह मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पीसीपीएनडीटी एक्ट है, आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके अल्ट्रासाउंड किसी सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स किया है एनएमसी के एक निर्णय हाईकोर्ट से ये पूरा का पूरा निर्णय बदल दिया गया। तो इस पर मैं कहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत का मैं एक उदाहरण भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपके अनुमति से मध्य प्रदेश सरकार का यह एडवर्टीजमेंट सभापटल पर रखता हूँ। इसमें कहा गया है मध्य प्रदेश में फर्स्ट रेफरल यूनिट के संचालन हेतु निश्चेतना विज्ञान विभाग एनेस्थेटिस्ट की भर्ती आप तय करें, हम भुगतान करेंगे, सैलरी अप टू 3 लाख पर मंथ। तो एक तरफ और इसमें क्वालिफिकेशन है एमडी डीएनबी डिप्लोमा ऑफ एनेस्थेसिया। तो जब और ये स्थिति केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश ने ये पूरा दिल्ली में एक पेज काट दिया, ये हर राज्य की स्थिति है। बिना एनेस्थेटिस्ट के आप सिजेरियन कैसे कीजिएगा, और आप बिना चाइल्ड के इस पर डीसीएच के या एमडी पीडियाट्रिक्स के उन बच्चों की जान कैसे बचाइएगा, इसको करने के लिए अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी कैसे कीजिएगा। तो इन सबों में राज्य सरकारें जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रही हैं, मध्य प्रदेश भी इसको रिकॉग्नाइज करता था, पर ये पूरा एनएमसी का निर्णय इसको बदल दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार से आप इन्होंने माननीय नड्डा जी के निर्णय से आज 2030 तक कहीं चिकित्सकों की किसी गांव में कमी नहीं रहेगी, उसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी डिप्लोमा कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी को प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए, जिससे कि इंटरमीडिएरी स्पेशलिस्ट की कमी दूर हो जाए। मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभूतपूर्व बजट का समर्थन करते हुए अपने विरोधी दल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया कर वो पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों से कहें कि वह अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाएं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम हिंदी में भी स्वास्थ्य का शिक्षा देंगे, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि अपने मातृभाषा में शिक्षा देना। मैं अपने तमिलनाडु के भी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हेल्थ की शिक्षा वो तमिल में उन्हें भी देनी चाहिए। इस पर जैसे मध्य प्रदेश और बिहार की तरह उनको भी इस पर फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रथम कार्यकाल भारत के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए सदैव याद रखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी का दूसरा कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत इस बजट के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद माननीय।